साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो अभी RO का मुख्य परीक्षा कराई गई थी मेंस वाली, तो उस पर हम लोग एक डिटेल चर्चा करने वाले हैं। कैसे एक्सपीरियंसेस रहे, कैसा पेपर हुआ और आगे के रोड मैप्स क्या हैं। ठीक है, इस अनुभव के आधार पर हम आगे की रणनीति कैसे तैयार कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं जान लेना। तो मैं आपसे बताऊं तो अभी एक तो चीज़ है, जो लोग नए हैं, जो पहली बार RO का पेपर देंगे अगली बार, तो उनके लिए बता दूं कि 4 सेक्शन इसमें होते हैं। एक GS पेपर 1 होता है और एक दूसरा होता है हिंदी। ठीक है, GS पेपर जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 120 सवाल होते हैं। एक हिंदी का ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें 30 सवाल होते हैं। और साथ ही एक हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें आपको लेटर राइटिंग, ठीक है, सारणीकरण आपको करना पड़ता है, मुहावरे उनका प्रयोग करना पड़ता है, कुछ कंप्यूटर की टर्म्स आती हैं उनको करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। और उसके साथ साथ आपको हिंदी टू इंग्लिश और हिंदी टू इंग्लिश ये चीज़ें कन्वर्ट करके लिखनी थी हैं वर्ड टू वर्ड। और उसके साथ एक पेपर और करना होता है, चौथा पेपर जो ऐसे राइटिंग का होता है वो। तो सबसे पहले मैं पेपर 1 से स्टार्ट करूँगा। पेपर 1 जो मेरे हिसाब से रहा वो प्री के पेपर के हिसाब से तो सही था। ठीक है, मतलब प्री एग्ज़ाम में जो पेपर बनाया वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइप का था और मुझे बहुत ज़्यादा अलग पेपर का लगा। और UPPSC के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि इतनी इतने सारे फैक्ट जो पूछे गए और किसी पेपर में पूछे गए हों। लेकिन जो पेपर अभी RO का बना मेंस का, वो बहुत ज़्यादा सटीक रहा। तो जो लोग अभी UPPCS 2022 की पेपर देने वाले हैं, तो उन लोगों से मेरी खास तौर से एक रिक्वेस्ट, क्या कहना चाहिए, सलाह है मेरी तरफ से, रिकमेंडेशन है कि आप लोग इस पेपर को बिल्कुल मत छोड़िएगा। बिल्कुल सटीक पेपर बना हुआ, हर एक चीज़ जैसी पूछी जानी चाहिए थी UPPSC के पेपर में वैसी ही पूछी गई थी। तो आप लोग उन सभी चीज़ों को देखते हुए RO मेंस का पेपर का GS पेपर ज़रूर ले लीजिएगा और उसका सारा कैलकुलेशन आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। कम से कम रिपीटेशन नहीं होंगे सवाल, लेकिन जो टॉपिक जहाँ से वो सवाल पूछे गए थे वो आपके लिए बड़े बेनिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि GS पेपर 1 में जो मेरा स्कोर है वो प्री के एग्ज़ाम से तो ज़्यादा ही रहेगा, कम तो होने वाला नहीं है। वैसे 90 to 100 के अप्रोक्स वो अटैम्प्ट कर पाया। और GS के साथ साथ जो हिंदी ऑब्जेक्टिव पेपर है जिसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें आप लोगों ने जैसे किया हो, मैंने तो एक सवाल लीव किया है, हालांकि एक सवाल गलत भी था। एक दो सवाल तो GS पेपर में भी गड़बड़ थे और हिंदी में भी। ठीक है, तो एक सवाल मैं छोड़ कर के आया जिसमें था वो कामता प्रसाद के अनुसार इसको क्या कहा जाता है, तो वो तो मेरी याद नहीं था, तो एक सवाल छोड़ा भी है 30 में से। बाकी सब कर दीजिए लगभग, और एक दो जो सवाल गलत हैं उसके तो कॉमन मार्क्स मिल ही जाएंगे। बात है राइटिंग वाले डिस्क्रिप्टिव पेपर की, जिसमें मुझे लगा कि थोड़ा सा राइटिंग अभाव है। ठीक है, क्योंकि इतने सारे बिजी शेड्यूल्स में से जब आपके ऊपर एक नौकरी का दबाव हो तो खाली राइटिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो मेरी भी उतनी ज़्यादा राइटिंग नहीं हो पाई थी, हालांकि काफ़ी हद तक उसको एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें निकल ही जाती हैं। तो जो लोग राइटर्स हैं, मतलब जो लोग लिखते हैं, आप उन लोगों ने भी महसूस किया होगा इस चीज़ को कि जब तक हम किसी चीज़ को बार बार नहीं करते हैं वो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं आती हैं। तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप जब भी पेपर दे रहे हो मेंस का, तो सारी चीज़ें लिख करके ज़रूर देखिएगा। एक्चुअली मेरे साथ कैसा हुआ मैं आपको बताता हूँ। जो कंप्यूटर टर्म्स थी, जैसे उसमें पूछे गए थे कि वेब ब्राउज़र से आप क्या समझते हैं, और जो करंट में प्रचलित वेब ब्राउज़र्स हैं उनके नाम या उदाहरण देकर के समझाना था। तो विश्वास मानना, एक दो एग्जाम्पल के बाद, जैसे गूगल क्रोम हो गया या फिर मोजिला, बस उसके बाद कोई दिमाग में ब्राउज़र आने को ही तैयार नहीं था। तो वैसे तो नॉर्मल प्रचलन में आप सब कुछ जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन वहाँ राइटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। ऐसे ही मुझे थोड़े से अलग लगे डिफरेंट काइंड के मुहावरे। 2 मुहावरे तो एडजस्ट हो गए, लेकिन 2 के अलावा जो 3 मुहावरे थे वो तो ज़बरदस्ती ही या तो उनका पेलना पड़ता, वरना कोई मतलब नहीं था उस चीज़ का। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 3 मुहावरों को मैं लीव करके आया। बाकी 2 मुहावरों का यूज़ और प्रयोग मुझे पता था, वो मैंने लिख दिए। इसके अलावा कोई भी और चीज़ नहीं छोड़ी है। टैबुलेशन में कोई दिक्कत नहीं था, सारणीकरण आसान था, और जो लेटर राइटिंग करनी थी वो भी कोई इतनी स्पेशल नहीं थी। वो तो आप देख सकते हैं, निश्चित पैटर्न होता है, वो आप कर ही देते हैं। और जो
आप वोकैब देखेंगे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, वो तो मुझे नहीं लगता कि लगभग हो पाए हों, क्योंकि कुछ टर्म्स तो आप कर ही लेते हैं। 50 to 60% वो एरिया आपका रहता ही है। तो एक दो को छोड़ने के अलावा एक दो ज़बरदस्ती भी लिखे और एडजस्ट करने की कोशिश की कुल मिला करके। अब देखिएगा रिजल्ट तो जैसा हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात ऐसे राइटिंग की आती है तो ऐसे राइटिंग में तो कोई दिक्कत किसी को मुझे लगता है हुई नहीं होगी, क्योंकि ऐसे राइटिंग में आपको फ्री हैंड मिलता है। फ्री हैंड का मतलब यह है कि आप अपने विचारों को, अपने जो सुझाव हैं या समस्या के समाधान है उसको अपने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो जीएस का पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव हिंदी वाला, उसमें आपको फ्री हैंड नहीं मिलता, आपको वही लिखना पड़ता है जो उनके द्वारा पूछा गया हो। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको सलाह देने की कोशिश करूँगा कि जो लोग डायरेक्ट, जैसे मैं पिछली बार गया था, मैं पिछली बार की बात बता रहा हूँ। पिछली बार क्या था कि डायरेक्ट ही हम लोग जाकर के बैठ गए, ना कुछ ऐसे राइटिंग, ना कुछ ज़्यादा पढ़ा कुछ, और सीधे सीधे जाकर के पहुँच गए। तो वहाँ हमें शब्द चयन की बड़ी प्रॉब्लम पड़ी। शब्द चयन मतलब कि हम अपनी बात को कह तो रहे हैं, अपनी बात को बता भी रहे हैं, लेकिन वो शब्द चयन जो होना चाहिए, जिन शब्दों का प्रयोग मतलब कॉपी जांच करने वाले के प्रभाव पर असर डालें, उन शब्दों का चयन या कलेक्शन हो पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो अपने शब्दों में कहना ये एक अलग बात है, लेकिन शब्दों का चयन करना, जिन शब्दों को आपको लिखना है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो ये समस्या मुझे पिछली बार भी आई थी, जब हम परिभाषाएं लिखते हैं लेटर्स की, ठीक है, कि परिपत्र को हम कैसे समझाएं, तो हमें एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी पड़ती है अच्छे शब्दों के चयन के साथ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने इस बार देखी और सीखी भी लेटर राइटिंग के लिए। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप भी चाहें तो, अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप भी इन चीज़ों को अभी से कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को अभी करिएगा और कुछ चीज़ों को टाइम आने पर, जब आपका मेंस का पेपर हो जाए। खैर फिलहाल तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अभी सारी चीज़ें छोड़ करके, जो भी लिस्टिंग वाले सेक्शन पूछे गए हैं अभी जीएस वाले पेपर में से पीसीएस के लिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो भी व्यक्ति यूपी पीसीएस 2022 देने वाले हैं, उन लोगों को ये वाला पेपर नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई सोर्स होगा जो हमें ये बता सके कि आजकल का पैटर्न क्या चल रहा है या लोक सेवा आयोग का जो रुझान है वो किधर की तरफ है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पर। तो पहली काम तो आप लोगों को यही करना है। इसके अनुभव से जो मुझे यहाँ पे आइडिया मिला, अभी तो खैर क्या है कि बहुत सारी चीज़ों के साथ घिरा हुआ हूँ। अभी देख सकते हैं कि एनटीपीसी के बहुत सारे पेपर हैं, ठीक है। एनटीपीसी के साथ साथ अभी पीसीएस का पेपर भी है 12 तारीख को। 4 पेपर एनटीपीसी के हो गए जो मई में ही संभावित हैं, मई जून में ही। और 5 तारीख को आईएएस का, इस बार आईएएस का भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है। 12 तारीख को पीसीएस है और उसके बाद 19 तारीख को आप देख सकते हैं लेखपाल का है। तो जब तक जॉब नहीं मिल जाती तब तक तो सारी चीज़ें करनी ही है, लेकिन इसके बाद फाइनली हम लोग भी मूव कर देंगे पीसीएस की तरफ। इसके बाद कोई ग्रुप सी ग्रुप डी नहीं भरना है, ना कुछ पेपर देने हैं उस प्रकार के, सीधे के सीधे आप फिर हमें ट्रैक पे चलना है पीसीएस के। इसलिए इस बार का पीसीएस बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। पिछली बार कुछ कारणों की वजह से विशेष कैटेगरी में ही चयन हो पाया। इस बार हम कोशिश करेंगे कि सभी लोग मिल करके कि जनरल कैटेगरी में ही सेलेक्ट हो। जनरल कैटेगरी का मतलब ये कैटेगरी नहीं, जनरल पोस्ट जो होती हैं वो वाली कैटेगरीज। तो उस पर अगर हम लोग अपने आप को फाइट कर पाते हैं तो एक तो हमारा आत्मबल बहुत सारा बढ़ता है। तो कोशिश करिएगा कि अभी आपके पास जो समय बचा हुआ है 35-40 दिन का, वो बढ़िया से यूटिलाइज़ करें और जो करंट सेक्शन है उस पर बिल्कुल ध्यान दें। तो करंट सेक्शन पे आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ जो लिस्टिंग सेक्शन है सभी चीज़ों का, इतिहास में ख़ास तौर से उनका आपको ध्यान में रखना है। और जो चीज़ें यूपी स्पेशल में भी चल रही हैं या यूपी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो भी आपको साथ साथ करनी है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग कंटिन्यू करते रहिएगा। मैं भी कोशिश करूँगा, अगर पॉसिबल हुआ तो कल से मैं भी आपकी कुछ लिस्टिंग, कुछ स्पेशल टॉपिक्स अपनी तरफ से कराने की कोशिश करूँगा। और ये भी कोशिश करूँगा कि उन टॉपिक्स को मैं अपने साथ साथ आप लोगों तक भी पहुँचाऊँ। और अगर ऐसा हो पाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सारी चीज़ें तो चली रही हैं। अभी 10 मई को पेपर लगा हुआ है, अजमेर शिफ्ट कर दिया गया है, उसके लिए मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो एनटीपीसी के लिए अभी मैथ्स रीजनिंग पढ़नी पड़ रही है दबा करके, ठीक है। तो बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, कम से कम 70 सवाल डेली के करने पड़ रहे हैं मैथ रीजनिंग के, बिना उसके काम हो नहीं पा रहा। तो अभी तो फ़िलहाल उधर ही लगे हुए हैं।
अगर हो जाता है बहुत अच्छी बात, तो जून से लगभग फ्री हो जाएंगे बिल्कुल आप अपने साथियों के साथ काम करने के लिए। फ़िलहाल जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी इस चीज़ को बने रहिएगा। और यहाँ पर ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, पेपर आप लोगों को जरूर देखना है अगर आप 2022 का पीसीएस देने जा रहे हैं तो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।